हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत शर्मा। पिछली क्लास में हमने बात किया था हमने टीथ के बारे में, ठीक है। हमने वहाँ बक्कल कैविटी को ख़त्म कर दिया था। फिर हमने पढ़ा कि एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस कहाँ पे हैं, उनका काम क्या है। देखा हमने कि जो एपिग्लॉटिस है वो फूड को आपके एयर वाले पाइप में, मतलब हमारे ट्रैकिया में जाने से रोक रहा था, ठीक है। लैरिंक्स के ऊपर क्या था हमारे पास, ग्लॉटिस, इतना पढ़ा था हमने, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम लोग फेरेंस से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, बात समझिए, जैसे ही हम लोग फेरेंस से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस पोजीशन पे हमें मिलेगा ईसोफेगस। बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो ईसोफेगस हमारा यहाँ दिख रहा है आपको, इस ईकोफेगस को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। समझिए, ईसोफेगस को हमने 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। अब वो पार्ट हैं कौन से, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारा ईसोफेगस है, ये देखिए ध्यान से, इस तरह से ये हमने बनाया अपना स्टमक, ठीक। ईसोफेगस को स्टार्टिंग के 3 पार्ट में डिवाइड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 पार्ट हो गया, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट वन, ये वाला, ये बेटा पार्ट हमारा होता है ईसोफेगस का वॉलेंट्री। कैसा पार्ट होगा, वॉलेंट्री। याद रखिए, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास वो वॉलेंट्री है, और वॉलेंट्री होने की वजह से इस वाले पार्ट में जो मसल्स हैं, वो मसल्स हमारे कौन से होंगे, वो मसल्स हमारे होंगे स्केलेटल मसल्स। बात समझ में आई, कैसे मसल्स हमारे पास, स्केलेटल मसल्स, ठीक। जो मिडिल वाला पार्ट हमारा, पार्ट नंबर 2, ये वाला पार्ट हमारा वॉलेंट्री प्लस इनवॉलेंट्री है, समझे। ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास 2 तरह के मसल्स मिल रहे हैं। पहला मसल्स मिल रहा है हमें स्मूथ मसल्स, क्लियर, और दूसरा जो मसल्स मिल रहा है बेटा इसमें, वो हमें मिल रहा है यहाँ पे स्केलेटल मसल्स। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो लास्ट में एंड वाला पार्ट है आपका, ये वाला, ये पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है इस वजह से यहाँ पे जो मसल्स हमें मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, यहाँ जो मसल्स हैं उसे हम नाम देते हैं स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा ईसोफेगस का 1/3 है, ये भी हमारा 1/3 पार्ट है, और ये जो पार्ट है हमारा ये भी हमारा 1/3 पार्ट है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब ईसोफेगस ध्यान दीजिए, जहाँ पर एंड हो रहा है, ये ईसोफेगस है 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने इसे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। फर्स्ट, ठीक है ना, डिवाइड किया हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। अब जो हमारा ईसोफेगस हमारे स्टमक में जिस पार्ट पे कनेक्ट हो रहा है, इस वाले पार्ट पे ध्यान दो, ये बात समझे क्या, हमारा जो ईसोफेगस है इस वाले पार्ट में कनेक्ट हुआ, इसे हम जो नाम देंगे वो नाम हम क्या देंगे, इसे कार्डिया। क्या नाम दिया हमने, कार्डिया। या तो इसे हम नाम क्या देंगे, कार्डिया, या फिर इसे हम एक और नाम दे देते हैं कार्डियक। क्या नाम दिया, कार्डियक। अब ध्यान दो, कार्डियक नाम क्यों दिया हमने, रीजन क्या था, क्योंकि दिस कार्डिया और कार्डियक पार्ट इज द नियरेस्ट पार्ट ऑफ आवर हार्ट। हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है, उसके सबसे पास जो पार्ट है हमारे स्टमक का, वो कौन सा है, कार्डियक या फिर कार्डिया। इसलिए नाम क्या दिया हमने, कार्डिया या फिर कार्डिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे नाम क्या दिया, फंडस। क्या नाम दिया, फंडस। अब जो फंडस है हमारा, फंडस कैसा दिख रहा है आपको, इट इज ए डोम शेप। कैसा है ये, डोम शेप है, फंडस हमारा डोम शेप है। अब फंडस में होता क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आप लोग जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद क्या होता है, आप डकार लेते हो कि नहीं, है कि नहीं। बहुत लोग डकार लेते हैं, तो जो गैस बनती है डकार वाली, वो गैस हमारे कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस फंडस वाले पार्ट में। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि कार्डियक पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये कार्डियक पार्ट यहाँ पे कर क्या रहा है, ध्यान दो। जो कार्डियक पार्ट है या फिर जो कार्डिया पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा इस ईसोफेगस को रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझिए, क्या मैंने कहा, कार्डिया पार्ट इज रिसीविंग द ईसोफेगस, यस और नो, यस, क्योंकि इसी वाले पार्ट में आके तो हमारा जो ईसोफेगस है वो रिसीव हो रहा है इधर पे, इस कार्डियक वाले पार्ट में। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब
ईसोफेगस और कार्डियक में, या कह लो ईसोफेगस और स्टमक में जहाँ पे जुड़ रहा है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बात समझ में आ रही है? जंक्शन बोल दें या हम बोल दें स्फिंक्टर। ध्यान दो, जंक्शन क्यों बोला? क्योंकि दोनों पार्ट आके हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, समझे? स्फिंक्टर हमने क्यों बोला? क्योंकि इस वाले पार्ट में एक स्फिंक्टर एक दरवाजा होता है, एक स्फिंक्टर एक दरवाजा होता है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम देंगे बेटा? कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ लिख दे रहे हैं हम नाम इसका। यहाँ जो स्फिंक्टर है हमारा, क्या नाम देंगे उसे? कार्डियक स्फिंक्टर। या तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल देगा, या फिर आपसे बोल देगा कार्डियक स्फिंक्टर। दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। या तो बोलेगा आपको गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या बोलेगा आपको कार्डियक स्फिंक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम इस फंडस से नीचे आए, क्या मिल गया हमें? बॉडी। क्लियर? बॉडी जो है वो मिडिल वाला पोर्शन है हमारा। क्या है? मिडिल वाला पार्ट है। अब ये जो बॉडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस बॉडी के नीचे हम बढ़े, हमें क्या मिल रहा है? पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। बात समझे? अब ध्यान दो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ से, ये क्लियर? ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास? पाइलोरिक एंट्रम। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे पास? पाइलोरिक कैनाल। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद एक हम नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं पाइलोरस। क्या नाम देंगे? पाइलोरस। मतलब पाइलोरस वर्ड इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू वर्ड, दैट इज अ पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। अब जहां पर ये पाइलोरस हमारा एंड हो रहा है, इस पॉइंट पे, क्लियर? जहां पर एंड हो रहा है, इस वाले पार्ट में एक स्फिंक्टर और लगा हुआ है, उससे हमने नाम क्या दिया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम दे दिया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? पहले हमने क्या बात करी? पहले हमने बात करी ईसोफेगस में, जहाँ पे स्टार्टिंग में जो 1/3 पार्ट था, कैसा था? इनवॉलेंट्री। क्या था? स्केलेटल मसल्स। उसमें मिडिल का 1/3 पार्ट कैसा था? इनवॉलेंट्री प्लस वॉलेंट्री। क्या था? स्मूथ मसल्स प्लस स्केलेटल मसल्स। और नीचे आए इनवॉलेंट्री था, क्या था? सिर्फ स्मूथ मसल्स। अब जहाँ पे ईसोफेगस हमारा आके स्टमक में जुड़ा हुआ है, उस जंक्शन को हमने नाम क्या दे दिया था? गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। वहाँ जो स्फिंक्टर लगा था, उसे नाम क्या दिया था हमने? कार्डियक स्फिंक्टर, या फिर नाम दिया था हमने गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। आगे बढ़ते हैं। कार्डियक कर क्या रहा था? कार्डियक जो था वो ईसोफेगस को लाके अपने पास रिसीव कर रहा था। यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो हमारा फंडस पार्ट है, कैसा है? डोम शेप दिख रहा है आपको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर से एक लाइनिंग बनाई हुई है, ये देखिए, ये वाली दिख रहा है ना? ठीक, ये जो लाइनिंग है, इसे हम नाम देते हैं, इसके उस साइड वाला पार्ट, मतलब ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पार्ट हमारा पूरा नीचे तक जाएगा हमारा, इसे नाम क्या दिया हमने? ओमेंटम। क्या नाम दिया है? ओमेंटम। ओमेंटम में है क्या? ओमेंटम में हमारे पास फैट प्रेजेंट है और लिम्फ प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? क्या प्रेजेंट है? फैट और लिम्फ। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो हमारा स्टमक आके नीचे मूव, थोड़ा सा घूमा हुआ है, टर्न है, क्या नाम दिया हमने उसे? ग्रेटर कर्वेचर। ये तो हमारी बात हुई है स्टमक की। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नीट के एग्जाम के पर्पज से ध्यान देना, थिकेस्ट लेयर इन द स्टमक। बात समझ में आई? मतलब हमारा जो स्टमक है उसमें सबसे मोटी लेयर प्रेजेंट होती है, समझे? और मैक्सिमम पेरिस्टालिसिस कहाँ पे हो रही है हमारे पास? इस स्टमक वाले पार्ट में। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ पे हमारा ये स्टमक खत्म हुआ, क्या चालू हो गया? ड्यूडेनम। अब याद करो, ड्यूडेनम में मैंने क्या बताया था आपको? मैक्सिमम क्या हो रहा है? डाइजेशन। क्या हो रहा है? मैक्सिमम डाइजेशन। क्लियर? अब सुनिए, ये तो हमने बात करी हमारे स्टमक के बारे में। एक टर्म और आता है लेसर कर्वेचर। कर्वेचर मतलब जो यहाँ पे एक टर्निंग वाला पॉइंट है, उसे क्या नाम दिया? कर्वेचर हमने। ये लेस है तो लेसर है, कि ज़्यादा है तो क्या नाम दे दिया हमने? ग्रेटर कर्वेचर। तो क्या बात करी हमने स्टमक में? पहले बात करी हमने ईसोफेगस के बारे में, फिर बात करी हमने कार्डियक के बारे में, देन फंडस, बॉडी और पाइलोरस। बात समझे? यहाँ तक तुम्हारी बात हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं।
बात आती है कि हमारे स्टमक में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल्स का हमारे स्टमक में कौन क्या रोल है। हमारे स्टमक में हाईली एसिडिक कंपोनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। HCl भी बनता है, कुछ एंजाइम्स भी बनते हैं, एसिड भी हैं, बात समझ में आ रही है। अब वो जो एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं, उन एसिड से बचाने के लिए हमारे स्टमक की जो वॉल है, समझिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसने क्या किया, यहाँ पर हमने सेल बना दी, ध्यान देना बच्चों, यहाँ सेल बनाई, इस सेल ने क्या किया, अपने अंदर से HCl बना दिया, बात समझे, सेल बनाई, सेल ने अपने अंदर से HCl बनाया। अब ये जो HCl है, क्या ये HCl स्टमक में जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो स्टमक में जो सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, क्या उन सेल्स को जला नहीं देगा, उसे हार्म नहीं करेगा? क्या सोच लो, कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। अब क्यों नहीं करेगा, ये हम बात करेंगे अपने आगे की स्लाइड्स में, जहाँ पे देखेंगे कि हमारे स्टमक में कौन कौन से सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें हेडिंग किया है स्टमक सेल्स एंड देयर फंक्शन, मतलब हमारे आमाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं और उन कोशिकाओं से कौन कौन से वहाँ पे अम्ल हैं, कौन कौन से वहाँ पे एंजाइम्स जो वहाँ से स्रावित हो रहे हैं, वहाँ बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब सेल्स ऑफ द स्टमक आर सेक्रेटिंग द एसिड एंड एंजाइम्स, कौन से हैं उस पर बात करेंगे। अब पहला हमारे पास हेडिंग है दैट इज द सेल। कौन से सेल्स हैं, सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। वो सेल्स कौन कौन से कंपाउंड को यहाँ पे सेक्रेट कर रहा है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके यहाँ पे रोल क्या है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, बात समझिए। अब ध्यान दीजिए, जो पहली हमारे पास सेल आ रही है दैट इज द फर्स्ट सेल एंटीरो एंडोक्राइन सेल, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीरो एंडोक्राइन सेल, ठीक। ये दो तरह से हैं, जी सेल और डी सेल, जी सेल और डी सेल। जी सेल क्या बना रही है हमारे पास, गैस्ट्रिन हार्मोन, क्या बना रही है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जो गैस्ट्रिन हमारे पास हार्मोन है यहाँ पे, क्या बना रही है यहाँ पे, जी सेल हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन। अब देखिए, गैस्ट्रिन हार्मोन हमारा गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ा रहा है, बात समझ में आई, क्या बताया, जो गैस्ट्रिन हार्मोन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये गैस्ट्रिन हार्मोन हमारा इस गैस्ट्रिक जूस के सेक्रीशन को बढ़ा रहा है, क्लियर। अब जब बढ़ गया, क्यों, कब बढ़ेगा, जब खाना आपके पेट में आ चुका है, बात समझ में आई नहीं, आई कि नहीं, मतलब खाना आपने खाया, खाना आपके पेट में आ गया, अब हमारे पेट को पता है कि खाना आ चुका है, तो क्या करेगा वो हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन से बोलेगा कि भाई गैस्ट्रिन हार्मोन तुम हमारे पेट के अंदर जो एसिड है उसे बढ़ा दो और गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा दो, ताकि उस खाने का आराम से वहाँ पर डाइजेशन हो सके, बात समझे। तो यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को बढ़ा दिया, क्लियर। अब डाइजेशन हुआ खाने का, वो खाना आपके स्टमक से आगे बढ़ गया, कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब क्या होगा, तब हमारा तब हमारा स्टमक वहाँ पे डी सेल की मदद से सोमैटोस्टैटिन को रिलीज कर देगा। क्या कर रहा है, सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करेगा, और जब वो सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करेगा, वो क्या करेगा, सोमैटोस्टैटिन गैस्ट्रिन हार्मोन के फॉर्मेशन को कम कर देगा। ध्यान से सुनना, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक जूस बढ़ा रहा था, सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है, ये सोमैटोस्टैटिन हमारा जो है वो इस गैस्ट्रिन हार्मोन को यहाँ पे कम कर रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ, यदि हम गैस्ट्रिन हार्मोन को कम कर दें तो क्या गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन अपने आप कम नहीं हो जाएगा, यस और नो, यस, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सेल हमारे पास आ रही ECL, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल, क्या नाम है, एंटीरोक्रोमैफिन लाइक सेल। अब ये दो कंपाउंड रिलीज कर रही है, पहला हिस्टामाइन, दूसरा सेरोटोनिन। अब ध्यान दो, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन यहाँ बनाने की आवश्यकता में क्यों पड़ी, रीज़न क्या था, ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास फूड आ रहा है इस तरह से, यहाँ से जो है फूड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की मदद से आ रहा है नीचे, देखो। अब एक बात बताओ, जब फूड हमारा नीचे आ रहा है तो क्या ये फूड हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पे प्रेशर नहीं डाल रहा होगा, इस तरह से, भाई प्रेशर तो डालेगा एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से, यस और नो, यस, ठीक है। तो क्या ये जो एलिमेंट्री कैनाल हमारा है, इस एलिमेंट्री कैनाल पे मैकेनिकल फंक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचिए, खाना नीचे आ रहा है, क्या खाना हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल के वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, यस डाल रहा है, तो क्या इस एलिमेंट्री कैनाल को मैकेनिकल फंक्शन नहीं करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। तो जब ये मैकेनिकल फंक्शन कर रहा है तो क्या इसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो, यस होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसे यहाँ पे मैकेनिकल काम करना पड़ रहा है। अब हिस्टामाइन कर क्या रहा है, हिस्टामाइन जो होता है ये
ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा फैला देता है, ध्यान देना, ये हिस्टामाइन ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा फैला देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये ब्लड वेसल्स बना दी, क्लियर, हिस्टामाइन आया, हिस्टामाइन ने इस ब्लड वेसल्स पे अटैक किया, अटैक करने के बाद ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, डायलेशन। देखिए हिस्टामाइन इस पे गिरा, ये किस में चेंज हो गई, इसमें, तो डायमीटर बढ़ गया ना, जब डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड भी तो यहाँ से ज़्यादा जाएगा, है कि नहीं, ब्लड की मूवमेंट ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। बात समझे क्या बताया, ब्लड की मूवमेंट तो ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। क्लियर, कौन कर रहा है हमारा, हिस्टामाइन बना कौन रहा था, ECL एंटीरियर क्रोमैटिन लाइक सेल। अब इसीलिए बोलते हैं हिस्टामाइन इज द वैसो डायलेटर। बात समझ में आ रही है, सेम चीज़ हो रही है। अब जैसे ही फूड हमारा यहाँ से आगे की तरफ पास हो गया, आ गया यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन काम करना शुरू कर देगा, हमारा सेरोटोनिन। बात समझे। अब जो ब्लड वेसल्स को हमारे हिस्टामाइन ने थोड़ा सा चौड़ा कर दिया था, सेरोटोनिन आएगा और इससे ये सेरोटोनिन इस ब्लड वेसल्स को पहले की तरह थोड़ा सा पतला कर देगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का अमाउंट जो फ्लो हो रहा था वो तो हमारा कम हो गया लेकिन हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक। इसीलिए बोलते हैं हिस्टामाइन इज द वैसोडाइलेटर एंड सेरोटोनिन इज द वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर। अब नीचे में थर्ड मिल रही है हमें चीफ सेल, जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, या बोलते हैं इसे हम लोग जाइमोजन सेल। अब चीफ सेल क्यों बोला, रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे स्टमक में चीफ का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा मात्रा में किसका डाइजेशन हो रहा है हमारे स्टमक में, मैं बता रहा हूँ, वो हो रहा है हमारा प्रोटीन का। किसका हो रहा है, प्रोटीन का। फिर सुनिए, पेप्टिक सेल क्यों बोला, क्योंकि प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, उसी से वर्ड नाम क्या आ गया, पेप्टिक सेल। जाइमोजन क्यों बोला, क्योंकि इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वो कैसे हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म के जो एंजाइम्स हैं उसे हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, जाइमोजन एंजाइम की कैटेगरी में। और सेल से बन रहा है, क्या नाम दिया, जाइमोजन सेल। ठीक। अब इससे बनने वाला एक और हमारा कंपोनेंट है जिसका नाम क्या देते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। लेकिन ध्यान रखो, गैस्ट्रिक लाइपेज हमारे स्टमक में क्या फैट का डाइजेशन होता है। यदि मैं बोलूँ आपसे कि हमारे स्टमक में फैट का डाइजेशन हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, यस, लेकिन होता है, वो एनसीईआरटी में हिडन पॉइंट है। हमारे स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है, लेकिन जो फैट का डाइजेशन हमारे स्टमक में हो रहा है दैट इज ओनली 1%। बात समझे ना, क्या बताया, गैस्ट्रिक लाइपेज बना कौन रहा है, चीफ सेल, स्टमक में डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का कितना हो रहा है, 1%, और जो फैट है वो हमारा ब्रेक हो रहा है मोनोग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या बन रहा है हमारे पास, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन, प्रो लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म है। यहाँ देखो पेप्सिनोजन, ओजन लगा हुआ है, क्या हो गया हमारे पास, इनएक्टिव फॉर्म, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में। अब इन दोनों को एक्टिव कौन कर रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इन दोनों एंजाइम्स को यहाँ पे एक्टिव करने का काम कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान दीजिए, जो हमारा रेनिन है, ये क्या बोले, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में, ये प्रोरेनिन जो है HCl की प्रेजेंस में चेंज किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ रेनिन में। बात समझे, प्रोरेनिन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म, HCl की प्रेजेंस में प्रो हट गया, बचा क्या, रेनिन, क्या बन गया, इनएक्टिव फॉर्म। और वो जो रेनिन था, वो रेनिन हमारे मिल्क में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा। बात समझ में आई। अब जो कैसिन है वो किस में ब्रेक होगी हमारे पास, पैरा कैसिन बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं पैरा कैसिनेट में। क्या बोलेंगे, मतलब रेनिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन दैट इज कैसिन, एंड कैसिन विल चेंज इनटू द पैरा कैसिन और पैरा कैसिनेट। ठीक है। अब नेक्स्ट मिल रहा है हमें पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन भी देखिए, पेप्सिनोजन है HCl की प्रेजेंस में, ये पेप्सिनोजन किस में चेंज होगा, पेप्सिन में। और वो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा प्रोटियोजेज में, और प्रोटियोजेज ब्रेक होगा हमारे पास पेप्टाइड, कौन से, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड्स में। ठीक है ना। आगे जो प्रोटियोजेज हैं उसमें हमारे पास जो एमिनो एसिड है दैट इज अबाउट 21 to 80 एमिनो एसिड मिलेंगे हमें। क्लियर। जब वो बनेगी ट्राईपेप्टाइड में तो 3 मिल जाएंगे, डाई में 2 मिलेंगे हमें एमिनो एसिड्स। ठीक। तो ये हमने एक बात करी, क्या ये जो हमारे जो सेल्स थे जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट हैं, और वो सेल्स हमारे की डाइजेशन के प्रोसेस में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। बट थर्ड सेल हमारे पास थी पेप्टिक सेल। आगे बढ़ेंगे,
अब हमें मिल रही है 4 नंबर पे ऑक्जेंटेड सेल, ठीक। ऑक्जेंटेड सेल या हम उससे बोलते हैं पैराइटल सेल, क्या बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे उसे ऑक्जेंटेड सेल या हम बोलेंगे उसे पैराइटल सेल, एक ही बात है। फिर हमें मिलेगी 5वें नंबर पे म्यूकस सेल। अब म्यूकस सेल तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो कर क्या रही है, ध्यान दीजिए, 2 सेल्स हमारे पास। जो 4 नंबर की सेल है ऑक्जेंटेड सेल, क्या बना रही है, इट इज़ फॉर्मिंग द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका पूरा नाम होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। बात समझे क्या नाम होता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो CIF है हमारे पास, इसमें स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आ चुका है एम्स में आपके बारे में, इसके बारे में। अब HCl जो है हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो ऑब्वियसली बात है, पहला वर्ड हमें समझ में आ रहा है क्या है, एसिडिक pH को मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो, यस। क्योंकि हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है दैट इज़ अ हाईली एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। जब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन वहाँ देखेंगे, ठीक है। HCl है, एसिड है, तो क्या ये बैक्टीरिया को मारेगा, क्या नाम दिया हमने, एंटी बैक्टीरियल, यस। तीसरा, एक्टिवेट दी जाइमोजेंस। आप पहले वाली स्लाइड में याद करो जहाँ हमने पढ़ा था प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिनोजन, या हम उसे बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। दोनों इनएक्टिव फॉर्म में थे, HCl के प्रेजेंस दोनों एक्टिव फॉर्म में चेंज हुए। प्रोरेनिन किस में चेंज हुआ था, रेनिन में, और पेप्सिनोजन बदला था हमारा पेप्सिन में। तो वहाँ पे क्या HCl की प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चेंज हो रहे थे, इसलिए हमने क्या लिखा कि एक्टिवेट दी जाइमोजन, और जाइमोजन में यदि आप याद रखना चाहते हैं यहाँ लिख लो प्रो रेनिन और पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो थे वो दोनों इनएक्टिव फॉर्म में थे, और HCl के प्रेजेंस में प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों चेंज हो रहे थे हमारे पास एक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ बोल रहे हैं HCl जो है, ये HCl प्रमोट आयरन एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड। जो हमारा HCl है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट यहाँ पे कर रहा है, मतलब उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। प्रमोट रिलीज ऑफ सेक्रीशन हार्मोन, यस। क्या HCl हमारे सेक्रीशन ऑफ हार्मोन में हेल्पिंग कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, नहीं पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। अब CIF क्या कर रहा है यहाँ पे, जो CIF है मतलब कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, हमारा जो CIF है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, वो हमारा विटामिन B12 ये, और इसमें विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। किसका क्या बताया, जो हमारा CIF है वो CIF हमारा विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता हूँ आपसे, बताइएगा आंसर। यदि हम अपने स्टमक से, हमारे आमाशय से इस CIF को हटा दें, मान लो कि हमारे पेट में है ही नहीं, ठीक है, बन ही नहीं रहा है हमारे पेट में, कोई बीमारी होगी, ये फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तब क्या किसी इंसान को एनीमिया की डिसीज हो सकती है। एनीमिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ RBC, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, बोलिए। यस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, रीज़न क्या है, क्योंकि यदि ये हमारे पास ये CIF नहीं होगा तो क्या विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा। और यदि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो क्या यहाँ पे RBC का मैचुरेशन होगा, बोलो नहीं। जब RBC का मैचुरेशन नहीं हो रहा है तो क्या हमारे ब्लड में RBC की डिफिशियंसी नहीं होगी, और जैसे ही RBC की डिफिशियंसी हुई क्या हमारी बॉडी एनीमिया को सफ़र करेगी, यस वी विल सफ़र द एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ B12, एंड B12 इज not absorbing in our body, why, because CIF is absent in our blood, in our body, that's why, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात की आदमी HCl की। फिर बोल रहे हैं 5वें नंबर में हमारे पास म्यूकस सेल। मैंने पहली स्लाइड में आपसे पूछा था कि हमारा जो स्टमक है इस तरह से, याद ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला स्टमक में हमारे पास यहाँ पर एक सेल है, ये मैंने बोला था एक सेल है, इस सेल ने बनाया कि हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया, ठीक है। क्या ये HCl हमारे इस स्टमक की वॉल को बंद करेगा, जलाएगा, उसे हार्म करेगा, मैंने पूछा था ना आपसे, याद करिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, म्यूकस सेल प्रेजेंट है, और म्यूकस सेल बना क्या रही है, म्यूकस। बात समझे, अब कैसे होगा, ध्यान दीजिए। HCl तो बना, लेकिन उस HCl जब प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्टमक की वॉल पे यहाँ पे एक लेयर बन गया, इस तरह से ये बन गया हमारे पास पूरी इस तरह से एक लेयर, हमारे जो स्टमक की सेल्स हैं उन सेल्स के ऊपर HCl तो गिरा। अब HCl क्या हमारे
इस स्टमक की सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, क्योंकि HCl और स्टमक की सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, म्यूकस। बात समझे, ठीक है। ध्यान फिर समझिए, ये मान लीजिए इस तरह से माना ये हमारे स्टमक की सेल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने लगा दिया इस तरह से म्यूकस की लेयर, और ये HCl है। HCl तो गिर रहा है, क्या ये HCl हमारा इस सेल के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों, बीच में क्या है, म्यूकस। तो क्या इन सेल्स को कोई हार्म होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे जो स्टमक की सेल्स हैं उसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हमारा म्यूकस। अब ध्यान दीजिए, म्यूकस सेल दो तरह की होती हैं, पहला है नेक म्यूकस, दूसरा है सरफेस म्यूकस। क्लियर, नेक म्यूकस और सरफेस म्यूकस। जो नेक म्यूकस हमारे पास यहाँ पे जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये सेल्स सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही हैं, म्यूकस। बात समझ में आई, क्या बताया, जो नेक म्यूकस हैं दे आर फॉर्मिंग ओनली म्यूकस, बट सरफेस म्यूकस सेल दे आर फॉर्मिंग म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। बात समझे। अब बाइकार्बोनेट यहाँ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब फूड हमारा स्टमक से पास होकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो HCl है उस HCl को न्यूट्रल भी तो करना पड़ेगा। उसे न्यूट्रल करने के लिए कौन काम कर रहा है हमारे पास, ये बाइकार्बोनेट। क्या लिखा पढ़िए, प्रोटेक्ट एपिथेलियम। प्रोटेक्ट एपिथेलियम, ये जो लिखा है पहला वर्ड, ये प्रोटेक्ट एपिथेलियम कौन कर रहा है, हमारा म्यूकस। ये दोनों म्यूकस यहाँ पे क्या कहना, प्रोटेक्ट द एपिथेलियम। लेकिन फिर मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल द pH। अब pH को कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब एसिडिक से बेसिक की तरफ कौन लेके आएगा, कौन बेसिक करेगा नहीं, ध्यान देना मेरी बात को। हाईली एसिडिक हमारे स्टमक है, फूड जब प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो उसकी pH वैल्यू 1.3 1.2 क्या इस लेवल पे हमेशा रहेगी, नहीं, तभी रहेगी जब हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है। फूड आगे पास हो गया, उसके बाद भी एसिडिक रहेगा, लेकिन उतना नहीं जितना हमारे फूड प्रेजेंट होने के टाइम पर था। ठीक, अब कंट्रोल pH ये कौन करेगा हमारा, ये बाइकार्बोनेट। आई बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ें। अब तो ये हमारे पास कुछ जो सेल्स थे उनके बारे में बात करी कि हमारे स्टमक में कौन कौन से सेल्स हैं और उनका यहाँ पे क्या रोल है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि हमारे स्टमक में कौन कौन से सेल्स हैं। लास्ट में देखा हमने कि म्यूकस सेल थे, वो सरफेस म्यूकस और नेक म्यूकस में डिवाइड किया हमने। नेक म्यूकस जो था वो बना रहा था म्यूकस, और सरफेस म्यूकस फॉर्मेशन कर रहा था हमारा म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट का। ठीक, अब ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, जितने भी हमने एसिड अभी तक पढ़े हमारे स्टमक में, वो सब के साथ वो सब कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सारे प्रेजेंट है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में। बात समझे। अब गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, वाटर कितना दिखा रहा है 99.5%, HCl 0.22 0.3%, pH वैल्यू 1.5 to 2.5। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको याद करना है। ठीक, वैली एसिडिक दिख रहा है हमें। अब म्यूकस बता चुका आपको, ठीक है, वाटर बात हो गई, गैस्ट्रिक एंजाइम्स की बात हो चुकी है। फिर देखिए हमने बात करी थी पेप्सिनोजन की, इस पहले वाली स्लाइड में क्या बोला था, पेप्सिनोजन जो था वो HCl के प्रेजेंस में हमारा चेंज हो रहा था पेप्सिन में, ठीक है, और जो पेप्सिन था वो किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा था, प्रोटीन्स में, प्रोटीन को ब्रेक कर रहा था किसमें, प्रोटियोसिस में, और देन फाइनली ये पेप्टाइड में। प्रोरेनिन जो था वो हमारा, ये भी हमारा HCl के प्रेजेंस में किस में ब्रेक हो रहा था, रेनिन में, और जो रेनिन था वो डाइजेशन कर रहा था किसका, मिल्क प्रोटीन का। कौन से मिल्क प्रोटीन, कैसिन था, और कैसिन ब्रेक हो रहा था पैराकैसिन या फिर पैराकैसिनेट में, पढ़ाया था आपको। आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज कितने क्या कर रहा था, 1% फैट के डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा था। ठीक, अब इसके पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एसिड तो निकल रहा है, HCl है ये वाला, ये HCl हमारे पेट में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं उन्हें ये हार्म क्यों नहीं कर रहा, रीज़न क्या था। तो ध्यान दीजिए, हमने बात करी इस तरह से, ईसोफेगस हमारा ये बन गया स्टमक या साइड पे। अब इस स्टमक के में यहाँ पे हमने लगा दिया एक सेल, ये सेल है, बना क्या रही है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा, ये HCl हमारा, ये स्टमक की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग, इन लाइनिंग में पाई जाने वाली सेल्स को हार्म क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं जला रहा है, वो रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट है इस तरह से, और ये लेयर बनाई किसने, ये लेयर बनाई हमारी म्यूकस ने। क्लियर। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान की बात करी हमने। अब ये लेयर कौन सी है, ब्लू वाली, म्यूकस की, ये म्यूकस की लेयर है, ये क्या है, ये सेल्स हैं। अब
इन सेल्स के बीच में, ये जो सेल्स की लेयर है ये वाली, इस लेयर और इस एसिड के बीच में क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। तो ये HCl हमारा इस सेल तक पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है। जब ये पहुँच नहीं रहा है तो क्या ये HCl इस सेल को हार्म कर पाएगा? नहीं, ये HCl हमारा जो है वो सेल्स को हार्म नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज एपिथेलियम ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकस। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बेटा हमारे पास था आज का टॉपिक स्टमक के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, हमारा स्टमक की pH वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है ना। HCl का परसेंटेज पूछ लेते हैं आपसे, क्या परसेंटेज है। और एंजाइम्स में आपका पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये इन तीनों पे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैंने इसके पहले जो स्लाइड था वहाँ पे मैंने आपको स्टार लगवाया था CIF पे, ठीक है ना, कैस्ट्रल इंटेंसिव फैक्टर पे, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। तो ये सारे पॉइंट बेटा ध्यान से पढ़ना, आपकी नीट के एग्जाम में ही पहले भी आ चुके हैं, ठीक। अब अगर आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।